बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू बैलेंस बाइट। एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमने आज डिस्कस करना है ट्रेजरी स्टॉक को। उसका कॉन्सेप्ट डिस्कस करने के बाद हम फिर प्रॉब्लम नंबर करेंगे सॉल्व 4। अच्छा, ट्रेजरी स्टॉक क्या होता है? कंपनी के वो शेयर्स जो कंपनी के अपने कैपिटल के होते हैं, जिनको कंपनी एक बार इशू कर देती है और फिर बाद में लेटर ऑन कंपनी उन्हीं शेयर्स को दोबारा खुद परचेज़ कर लेती है, उसको कहते हैं ट्रेजरी स्टॉक। एक ऐसा स्टॉक जो कि कंपनी का एसेट नहीं होता, ये कंपनी के शेयर्स होते हैं और कंपनी क्या करती है, इन शेयर्स को एक बार इशू करती है और इशू करने के बाद दोबारा परचेज़ कर लेती है, फिर इशू कर सकती है, फिर परचेज़ कर लेती है। तो ऐसे स्टॉक को हम कहते हैं ट्रेजरी स्टॉक। अब अकाउंटिंग में क्योंकि हम कहते हैं कि हर चीज़ की रिकॉर्डिंग होनी है, जब हमने अकाउंटिंग में उसकी रिकॉर्डिंग करनी है तो ट्रेजरी स्टॉक की जो रिकॉर्डिंग है वो दो तरह से होगी। एक होगी एट द टाइम ऑफ परचेज और एक होगी एट द टाइम ऑफ री इशू। जब हम एट द टाइम ऑफ परचेज करेंगे रिकॉर्डिंग, तो वो होगा ट्रेजरी स्टॉक डेबिट हो जाएगा और कैश क्रेडिट हो जाएगी। कैश हमने पे किया, कैश क्रेडिट, और ट्रेजरी स्टॉक हमारे पास डेबिट हो जाएगा। लेकिन ये हमारे एसेट्स नहीं होते, याद रखिएगा। इसी तरह से एट द टाइम ऑफ री इशुएंस, जब हम ट्रेजरी स्टॉक को दोबारा इशू करते हैं तो वो दो तरह से किया जा सकता है, एक अबव कॉस्ट और एक बिलो कॉस्ट। अगर हम अबव कॉस्ट की बात करें तो अगर हमारा एक ट्रेजरी स्टॉक था 100 रुपये का, लेकिन हमने उसको इशू कर दिया 110 का, तो कैश 110 से डेबिट हो जाएगा, ट्रेजरी स्टॉक 100 से क्रेडिट हो जाएगा और एडिशनल पेड इन कैपिटल 10 रुपये से क्रेडिट हो जाएगा। इसी तरह से अगर हमने अपने ट्रेजरी स्टॉक को री इशू किया है बिलो द कॉस्ट, तो फिर क्या होगा कि वो 100 रुपये का था, हमने 90 लिए और 10 रुपीज़ एडिशनल पेड इन कैपिटल आपका डेबिट हो जाएगा। इस सूरत में एडिशनल पेड इन कैपिटल क्रेडिट होगा और इस सूरत में एडिशनल पेड इन कैपिटल डेबिट हो जाएगा। अगर बिलो द कॉस्ट सेल करेंगे तो एडिशनल पेड इन कैपिटल डेबिट, और अगर अबव द कॉस्ट करेंगे तो एडिशनल पेड इन कैपिटल क्रेडिट। फिर उसके बाद हमने शुरू में डिस्कस किया था कि डिविडेंड दो तरह का होता है, एक होता है कैश डिविडेंड और एक होता है स्टॉक डिविडेंड। कैश डिविडेंड वो होता है जो इन द फॉर्म ऑफ कैश हो, जिसको हम कैश की सूरत में पे करें, और स्टॉक डिविडेंड वो होता है जिसमें हम कैश नहीं देते बल्कि हम उसमें शेयर्स दे देते हैं, स्टॉक दे देते हैं। डिविडेंड हम जो है वो शेयर्स की फॉर्म में दे देते हैं कि चलो जी इस साल कैश डिविडेंड नहीं है, तो चलो अब हम इस तरह करते हैं कि हम इसको जो है वो नंबर ऑफ़ शेयर्स इशू कर देते हैं, तो उसको हम कहते हैं स्टॉक डिविडेंड। यानी डिविडेंड दो तरह का है, एक कैश डिविडेंड होता है और एक स्टॉक डिविडेंड होता है। तो जो स्टॉक डिविडेंड होता है वो इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स होता है और जो कैश डिविडेंड होता है वो इन द फॉर्म ऑफ कैश होता है। तो अब हम देखेंगे कि इस क्वेश्चन के अंदर अगर ट्रेजरी स्टॉक को परचेज़ या सेल किया हुआ है तो उसकी क्या इफ़ेक्ट होंगे आपकी रिटेन्ड अर्निंग स्टेटमेंट के ऊपर भी और उसकी आपकी स्टॉक होल्डर इक्विटी के ऊपर भी। प्रॉब्लम A4 है और B4 इसी तरह का वो आपने करना है और ये पेपर में भी एक बार पूछा गया हुआ सवाल है। तो वो कहता है कि एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर रिकवरी साइंसेज इनकॉर्पोरेशन हैज़ टोटल स्टॉक होल्डर इक्विटी ऑफ 6,60,000। जो स्टॉक होल्डर इक्विटी है वो आपकी 6,60,000 है एंड 20,000 आउटस्टैंडिंग शेयर्स ऑफ अ सिंगल क्लास ऑफ कैपिटल स्टॉक, और उसके 20,000 जो हैं वो आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं। ड्यूरिंग द ईयर द कॉरपोरेशन कंप्लीट द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन अफेक्टिंग इट्स स्टॉक होल्डर इक्विटी अकाउंट। जनवरी 10 से लेके दिसंबर 31 तक ये डिफरेंट हैं। कंप्यूट द अमाउंट ऑफ टोटल स्टॉक होल्डर इक्विटी, द नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ कैपिटल आउटस्टैंडिंग एंड द बुक वैल्यू ऑफ द शेयर। यानी आपने साथ साथ उसकी बुक वैल्यू शेयर कैलकुलेट करनी है। नंबर 1 टोटल स्टॉक होल्डर इक्विटी का कॉलम बनना है, नंबर ऑफ़ शेयर्स आउटस्टैंडिंग का कॉलम बनना है और बुक वैल्यू पर शेयर का कॉलम बनना है। तो सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, इसका कॉलम बनाएंगे। तो हम प्रॉब्लम यहाँ पे पर्टिकुलर आप लिख लें या डिटेल लिख लें या वट एवर जो आपने लिखना है वो आप लिख लें। 3 कॉलम रिक्वायरमेंट थी, टोटल स्टॉक होल्डर इक्विटी का, नंबर ऑफ़ शेयर्स आउटस्टैंडिंग का और बुक वैल्यू का। तो जो बिगनिंग बैलेंस था उसमें शेयर होल्डर जो इक्विटी थी वो 6,60,000 की आपको दी हुई थी और नंबर ऑफ़ शेयर्स जो आउटस्टैंडिंग थे वो 20,000 थे। तो हमने 6,60,000 को 20,000 शेयर पे डिवाइड किया, तो एक शेयर की जो बुक वैल्यू आ गई वो आ गई 33। 6,60,000 को नंबर ऑफ़ शेयर्स पे डिवाइड किया तो बुक वैल्यू आ गई हमारे पास $30 पर शेयर। अब उसके बाद हम देखते हैं कि जून 10 पे कहता है स्टॉक डिविडेंड इज़ डिक्लेयर्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड। मार्केट वैल्यू उसकी 40 है लेकिन स्टॉक डिविडेंड आपने दिया है 10%।
तो जो नंबर ऑफ़ शेयर्स आपके आउटस्टैंडिंग है उसका 10% ले लेंगे तो आपके पास आपका स्टॉक डिविडेंड आ जाएगा। तो आप यहाँ पे लिखेंगे जनवरी 10 डिक्लेयर्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड 10% स्टॉक। नंबर ऑफ़ शेयर्स आपके 20,000 थे, 20,000 का आपने 10% लिया तो वो 2,000 शेयर्स आ गए, यानी 20,000 का आपने 10% लिया तो आपके पास 2,000 शेयर्स आ गए। तो टोटल आपके पास 6,60,000 एज इट इज़ आ गया। नंबर ऑफ़ शेयर्स आपके 20 से 22,000 हो गए। अब 6,60,000 को 22,000 शेयर्स पे डिवाइड करेंगे तो बुक वैल्यू पर शेयर आपकी आ गई ₹30। देन है जी मार्च 15 द कॉरपोरेशन एक्वायर 1,000 शेयर्स ऑफ ऑन कैपिटल स्टॉक। तो जो ऑन कैपिटल स्टॉक होता है वो आपका ट्रेजरी स्टॉक होता है जो अभी हमने डिस्कस किया था, और उसकी कॉस्ट है 40.5 पर शेयर। 1,000 शेयर हैं, आपने ऑन अपने शेयर्स परचेज़ किए तो आप क्या करेंगे, 1,000 शेयर को यहाँ पे लिखेंगे मार्च 15 एक्वायर्ड 1,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 40.50। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी स्टॉक होल्डर इक्विटी आ गई 40,500, और यानी आपकी स्टॉक होल्डर इक्विटी इतनी कम होगी और आपके शेयर्स भी इतने कम हो गए। ये नंबर ऑफ़ शेयर से आउटस्टैंडिंग जो लोगों के पास थे। तो जो लोगों के पास आपके शेयर थे वो 22,000 थे, उनमें से आपने 1,000 शेयर परचेज़ कर लिए हैं, तो पीछे जो पब्लिक के पास आउटस्टैंडिंग शेयर रह गए वो 1,000 रह गए, और उसकी हमने अमाउंट भी माइनस कर दी। तो अब आपकी जो स्टॉक होल्डर इक्विटी है वो 619,500 रहेगी, आपके शेयर्स 21,000 रह गए। 619,500 को 21,000 शेयर्स पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो पार वैल्यू आ गई या बुक वैल्यू आ गई वो आ गई 29.5। देन है जी ऑल शेयर्स ऑफ द ट्रेजरी स्टॉक्स आर री इशूड एट अ प्राइस ऑफ 44.90। जो अभी आपने 1,000 शेयर खरीदे थे वो दोबारा री इशू कर दिए। तो अब आप क्या करेंगे कि आपने री इशू कर दिए ट्रेजरी स्टॉक को 1,000 शेयर से किए 44.90 के, अमाउंट आपके पास 44,900 आपकी स्टॉक होल्डर इक्विटी में ऐड होगी। 1,000 शेयर आपने और इशू किए तो आपके शेयर 21 से 22,000 हो गए, आपकी अमाउंट 664,400 होगी। इन दोनों को फिर डिवाइड करेंगे तो नई बुक वैल्यू आपके पास आ गई 30.2। देन उसके बाद है आपके पास 31st पे द कैपिटल स्टॉक इज स्प्लिट 2 for 1। हर वो बंदा जिसके पास एक शेयर है वो डबल हो जाए, यानी एक शेयर जिसके पास है उसके पास 2 हो जाए। तो इसका मतलब ये है कि जिसके पास एक शेयर है उसको एक शेयर और दे दो। तो हमारे पास ऑलरेडी आउटस्टैंडिंग शेयर है 22,000, तो 22,000 शेयर हम और दे देते हैं, तो आपके शेयर हो गए 22,000 से 24,000। स्टॉक होल्डर इक्विटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, ये वहीं पे रहेगी। अब आपके शेयर्स आउटस्टैंडिंग हो गए 44,000, तो आप इसको इस पे डिवाइड करेंगे तो आपकी जो पर वैल्यू शेयर आ गई वो आ गई 15.1। देन उसके बाद है जी द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शेयर अ कैश डिविडेंड 1.1 पर शेयर पेएबल ऑन जनवरी 15। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने कैश डिविडेंड डिक्लेयर किया है 1.10 पर शेयर। तो जितने नंबर ऑफ़ शेयर्स हैं आपके पास, आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ़ शेयर से 44,000, उसके ऊपर आप पर शेयर डिविडेंड दे दें 1.10, यानी आप लिखें 44,000 मल्टीप्लाई बाय 1.10। तो जो आपके पास स्टॉक होल्डर इक्विटी आ जाएगी वो 48,400 है, वो उसको माइनस कर देंगे, नंबर ऑफ़ शेयर्स एज इट इज़ आ जाएंगे। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपके पास बुक वैल्यू पर शेयर आ गई 14। देन आपके पास लास्ट वन क्वेश्चन के अंदर आपकी जो नेट इनकम दी हुई है, नेट इनकम आप इसमें ऐड कर देंगे, शेयर्स उतने ही रहेंगे। नेट इनकम को दोबारा आप डिवाइड करेंगे 44,000 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो बुक वैल्यू पर शेयर आ जाएगी डेट इज़ 16.9। तो ये आपका जी क्वेश्चन था 15A4, इसको अच्छी तरह से कीजिएगा। 15B4 बिल्कुल सेम है, उसको ट्राई कीजिएगा। कोई बात समझ ना आई हो तो कमेंट सेक्शन में जाके पूछ लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।